हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है ऊतक टिश्यूज। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे क्या पौधे एवं जंतु एक ही तरह के ऊतकों से मिलकर बने हैं, और हम देखेंगे पौधों में ऊतकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विभाज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतकों में सरल अस्थायी ऊतक देखेंगे, जटिल अस्थायी ऊतकों को देखेंगे। जंतु ऊतकों के प्रकार के बारे में देखेंगे, जैसे कि उपकला एपिथेलियमी ऊतक जैसे, और संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने में के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य संपन्न करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ये सभी ऊतकों के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। पौधों में क्या देखा हमने? अधिकांश ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, और जंतुओं में क्या होते हैं? ये जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब पौधों में ऊतकों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है? उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर। वृद्धि अथवा विभाज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक, मतलब दो प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, विभाज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक। ये पौधों में ऊतकों के प्रकार बताए गए हैं। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में
संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे है पादप ऊतक। पौधों के ऊतकों के प्रकार दिए गए हैं, उनके बारे में। फर्स्ट है विभाज्योतक, मतलब जो ऊतक विभाजित होते हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ एक्टिविटी 6.1 दी गई है। 2 शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और उन दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि फिगर 6.1 में आपको दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में 2 ग्लास लिया गया है। 2 ग्लास जार लेके उसमें प्याज रख देते हैं पानी भरकर दोनों में। आगे है कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। मूल मतलब उसके जड़ को। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। क्या मतलब हमें देखना है कि मूल को जब हम 1 सेंटीमीटर काट देते हैं ग्लास बी में रखे हुए प्याज को, तो क्या फिर भी दोनों में जो जड़ की लंबाई है दोनों प्याज में बराबर हो रही है? मतलब 1 सेंटीमीटर अगले दिन वो बढ़ रहा है, तो क्या 1 सेंटीमीटर अगले दिन दूसरे जार में रखा प्याज भी बढ़ रहा है? ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? जार ए में रखी प्याज की मूल लंबी होगी। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि उसमें से 1 सेंटीमीटर काट लिया गया, बल्कि उसका जो मूल शिखाग्र था बी का वो काट लिया गया और निश्चित स्थानों पर ही पादपों में वृद्धि होती है। मतलब विभाज्योतक ऊतक एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं और जो कि हमने काट दिया है। हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? बराबर नहीं करेगी। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने मूल शिखाग्र को ही काट दिया था। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित हैं? विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम यानी पार्श्वी तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि विभाज्योतक में भी 3 वर्ग किए गए हैं, 3 भागों को में बांटा गया है विभाज्योतक ऊतक को। पहला है शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा है कैम्बियम यानी पार्श्वी ऊतक, थर्ड है अंतर्विष्ट ऊतक। 3 भागों में इसको बांटा गया है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। प्ररोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। प्ररोह हम जानते हैं, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे देख रहे हैं पौधा है छोटा, तो ऊपर का भाग जो होता है वो प्ररोह में आता है और नीचे मूलाग्र में आता है। यहाँ है प्ररोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं। मतलब जहाँ पे उनकी वृद्धि होती उस जगह पे वो पाए जाते हैं तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक के कारण होती और तने की जो परिधि होती है, जो तने की परिधि होती है उसमें वृद्धि क्यों होती है? वो पार्श्व विभाज्योतक जिसे कैम्बियम कहते हैं के कारण होती है। यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तने का सेक्शन काट दिया गया है। यहाँ पे एपिडर्मिस दिया गया है, हाइपोडर्मिस दिया गया है, कॉर्टेक्स दिया गया है। इस फिगर को आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है। आगे है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। पर्व संधियाँ किसे कहते हैं? जैसे कि गांठों में, आपने देखा होगा मक्का या गन्ने में जो गांठें पाई जाती हैं, अंतर्विष्ट विभाज्योतक उन गांठों में पाए जाते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति
और अस्पष्ट केंद्रक होते हैं। ये विभाज्योतक की विशेषताएं हैं। उनके पास राजधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित राजधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि राजधानी क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, स्फीति बनाए रखती हैं और अपशिष्टों का संग्रह करती हैं। तो वो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 5 जो था हमारा। आगे है अस्थायी ऊतक। ये था हमारा विभाज्योतक। विभाज्योतक कौन कौन सा था? शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्वी विभाज्योतक और अंतर्विष्ट विभाज्योतक, 3 प्रकार थे उसके। अब हमें देखना है अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? पहले हमने देखा विभाज्योतक कोशिकाएं कुछ समय बाद अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं और वो दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित होने लगती हैं, दूसरे प्रकार के ऊतकों का निर्माण करने लगती हैं। यहाँ पे कहा गया ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं। जो उनसे कोशिकाएं बनती हैं, विभाज्योतक द्वारा बनती हैं, वो क्या करती हैं? वो विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। मतलब विभाज्योतक द्वारा नई कोशिकाओं का बनना और उनमें विभाजन की क्षमता खो जाती है जब, और वो नई कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। यहाँ एक्टिविटी 6.2 दी गई है। एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काट लीजिए, जो कि फिगर में आपको दिखाया गया है नीचे। ये देखिए फिगर 6.3 में तने का सेक्शन काट दिया गया है। आगे है, अब सभी सेक्शन को शेफ्रॉनिन में से रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें, उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। फिगर 6.3 में इसकी तुलना करें, इससे इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर इनका उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान थी? नहीं, समान नहीं होंगी। क्या हम आगे है, कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हुए? क्योंकि अलग अलग कार्यों को करने के लिए वो निर्दिष्टित होती हैं, इसीलिए उनका विभाजन होता है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, क्योंकि वो विशिष्टीकृत होती हैं अलग अलग कार्यों के लिए। आगे है, हम पौधे की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। सरल अस्थायी ऊतक, इसके बारे में देखना है हमें। सरल अस्थायी ऊतकों में भी कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जैसे एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की परतें जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाई जाने वाली सरल अस्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा क्या है? सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार है और सबसे अधिक पाई जाती है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। पैरेन्काइमा क्या होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। और पैरेन्काइमा जो होती हैं सरल अस्थायी ऊतक की प्रकार होती हैं। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। फिगर 6.4a में इसका फिगर दिखाया गया है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं। पैरेन्काइमा क्या करती हैं? ऊतकों में भोजन का भंडारण करती हैं। पैरेन्काइमा ऊतक क्या करती हैं? भोजन का भंडारण करती हैं। यहाँ पे ए का जो फिगर दिखाया गया है वो पैरेन्काइमा ऊतक का प्रकार दिखाया गया है। आगे है, कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा में ही जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा कहेंगे। हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण
जल में उतराती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं। और इस प्रकार के ऊतकों को क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। अर्थात पैरेनकाइमा में ही जिन ऊतकों में क्लोरीन पाया जाता है उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और जिनमें हवा पाई जाती है जो कि अक्सर जलीय पादपों में होता है उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। पौधों में लचीलापन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यहाँ कोलेनकाइमा है, आपने ऊपर देखा क्लोरेनकाइमा था, क्या था? क्लोरेनकाइमा, और यहाँ पे क्या है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि पत्ती तथा तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। फिगर 6.4 बी में आपको दिखाया गया, ऊपर था पैरेनकाइमा के बगल में ही कोलेनकाइमा का फिगर भी था। अब हम अस्थायी ऊतकों में ही पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा पैरेनकाइमा, सेकंड था कोलेनकाइमा, थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा में ही दो टाइप थे, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जिनमें क्लोरीन पाया जाता है, एरेनकाइमा जिसमें हवा पाई जाती है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। आगे है, आपको यहाँ फिगर दिखाया गया है 6.4 का बी जो बात की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं पैरेनकाइमा का फिगर है और कोलेनकाइमा का फिगर आप देख सकते हैं। ये आपका पैरेनकाइमा का और ये कोलेनकाइमा का है। आगे है सी में आप देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा का फिगर दिया गया है, उसका अनुप्रस्थ सेक्शन दिया गया और अनुदैर्घ्य सेक्शन दिया गया है। आगे यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित रहता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। एक्टिविटी 6.3 दी गई है। रियो की ताजा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंदे सेफ्रेनिन विलयन की डालिए। यहाँ फिगर आपको दिया गया है द्वार कोशिकाओं का, एपिडर्मिस कोशिकाओं में पार्श्व दृश्य दिया गया है। ए जो है पार्श्व दृश्य है और ये पृष्ठ दृश्य है। आगे है कुछ समय लगभग 2 मिनट बाद छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्राय वही फिगर ऊपर था एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाली पादपों में एपिडर्मिस मोटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जल क्षय को रोकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण होती है। मतलब जल के उत्सर्जन को, जल के स्राव को रोकती है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। ये क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं बाह्य वातावरण से। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, जैसा कि फिगर 6.5 में दिखाया गया था। ऊपर आप देख चुके हैं फिगर एपिडर्मिस का। फिगर 6.5 ये है, आपको ये दिखाया गया है। ये रक्षा कोशिकाएं हैं, आपको फिगर यहाँ पे दिया गया था। आगे है स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैस प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना अर्थात की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही
होता है। स्टोमेटा बहुत जरूरी है, किसके लिए? वाष्पोत्सर्जन के लिए। याद करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का भी उल्लेख कीजिए, किस कारण से होता है? उसी के जरिए पानी का खिंचाव भी होता है। पौधों में पानी का खिंचाव भी वाष्पोत्सर्जन जो है के कारण होता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें पाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, जो कि एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? हाँ, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है और क्यूटिन का लेप इसलिए होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को वो धीमी करती हैं, पानी का स्राव उनसे कम होता है। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए परत की बाह्य परत से भिन्न होती है? बिल्कुल होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उनके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभाज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक, जिसे छाल कहते हैं, कोशिकाओं की परत को बनाती है। हम जनरली देखते हैं इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतर कोशिकीय स्थानों, जैसा कि फिगर 6.6 में दिखाया गया है, के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। यहाँ 6.6 आपको रच्छी ऊतक का फिगर दिखाया गया है। छाल कोशिकाएं, फटी हुई एपिडर्मिस दिखाई गई है आपको। आगे है जटिल अस्थायी ऊतक। हम सरल अस्थायी ऊतक देख रहे थे अभी तक, अब हम देखेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे। अब हम देखेंगे जो कि एक ही तरीके के दिखाई देते थे। ऐसे ऊतकों को अब हम देख रहे हैं जो ऐसे ऊतकों को जिन्हें हमने अभी तक पढ़ा साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं, या तो साधारण या सरल ऊतक उन्हें कहते हैं। अब हम जो देखेंगे उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण है। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। हम जानते हैं पानी और भोजन का परिवहन इन्हीं दोनों ऊतकों के कारण होता है, फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम। जल एवं खनिज लवण जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा भोजन एवं अन्य खनिज लवण भी स्थानांतरित होते हैं। फिगर 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम, यहाँ पे कहा गया है ये दोनों जो जाइलम और फ्लोएम है एक ही प्रकार से कोशिकाओं से नहीं बनी है बल्कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है। जैसे कि जाइलम देखते हैं, जाइलम ट्रैकिड जिसे वाहिनिका भी कहते हैं, वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। यहाँ फिगर 6.7 के A, B और C में दिखाया गया है आपको। आगे है फाइबर से मिलकर बना होता है, जाइलम की बात हो रही है। ट्रैकिड को वाहिनिका भी कहते हैं। ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिड जिसे वाहिनिका भी कहते हैं और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। हम जानते हैं जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण होता है जिसे हम परिवहन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर की दिशा में होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम, अब अभी तक हम जाइलम देख रहे थे, फ्लोएम के बारे में देखते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है जो कि हैं चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशा। फिगर 6.7D में दिखाया गया आपको। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर
फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम रेसे को छोड़कर बाकी कोशिकाएं जो होती हैं फ्लोएम में वो क्या होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है ट्रैकिड वाहिनिका का, वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम सेक्शन। यहाँ फ्लोएम सेक्शन पूरा दिखाया गया आपको। जटिल ऊतकों के प्रकार का फिगर था ये। अभी तक हम पौधों के ऊतकों के बारे में देख रहे थे, अब हम देखेंगे जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। आपको ये फिगर दिखाया गया है पेशीय रेशा का, आप देख सकते हैं चिकनी पेशी रेशे आपको दिखाए गए हैं। फिगर जो कि आमाशय में पाया जाता है, आपको फिगर के जरिए दिखाया गया है। फिगर 6.8 था ये। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। चिकनी पेशियां जब फैलती और सिकुड़ती हैं उन्हीं के कारण हम गति करते हैं। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के द्वारा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए हम भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए हम भोजन और ऑक्सीजन को ले सकते हैं जो कि रक्त हमारे शरीर के पूरे भागों तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। और हम जानते हैं गैसों को भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी अपशिष्ट है, वो हमारे फेफड़ों तक लाता है, रक्त ही लाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। रक्त भी क्या है? ऊतक है, जो कि संयोजी ऊतकों में आता है और तरल संयोजी ऊतक होता है। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी जिसे हम उपकला ऊतक भी कहते हैं, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक का प्रकार है। अभी हम पहले देखते हैं एपिथेलियमी ऊतक मतलब उपकला ऊतक देखते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं। मतलब आप बाह्य रूप से जो देख रहे हैं वो किसके प्रकार हैं? एपिथेलियमी ऊतक के प्रकार हैं जो हमें रक्षा प्रदान करते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये विभिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका स्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। आगे है, यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाया गया है, जैसे कि सल्की एपिथेलियमी ऊतक, घनाकार एपिथेलियमी ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक जिसमें पश्चमाभी ऊतक भी होते हैं, स्तरित सल्की ऊतक। ये विभिन्न प्रकार आपको दिए गए हैं जिनका एक्सप्लेनेशन ये किया गया है। देखते हैं, इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। एपिथेलियम मतलब उपकला ऊतक से अवश्य होकर गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमी को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। फिगर 6.9 जो कि ये सब हैं आपको दिखाए गए हैं में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कूपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारिगम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। चपटी एपिथेलियमी ऊतक ये मानी जाएंगी आपकी, और ये कहाँ पाई जाती हैं आपको बताया गया है, जहाँ पे किसी चीज़ का संवहन वर्णात्मक पारिगम झिल्ली द्वारा होता है। जैसे कि आपको बताया गया है कहाँ पे, कूपिका और रक्त नलिका में। ये अत्यधिक पतली और इनको सरल सल्की एपिथेलियमी भी कहते हैं।
ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल की एपिथेलियमी से ढका होता है। वो सरल सल की एपिथेलियमी है और ये सल की एपिथेलियमी है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित रहती हैं, इसलिए इनको अस्तरित एपिथेलियमी ऊतक भी कहते हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल की एपिथेलियम भी कहते हैं। जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे कि आंत के भीतरी अस्तर में, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। मतलब जहां किसी चीज का श्रावण और अवशोषण होता है, जैसे कि हमारी आंत है, वहां पे कैसी कोशिकाएं, कैसी ऊतक पाए जाते हैं? स्तंभाकार। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पश्चमाभ होते हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी जो होती है उसमें पश्चमाभ होते हैं, मतलब रेशे आकार की संरचना होती है, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पश्चमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार की एपिथेलियमी को पश्चमाभ स्तंभाकार एपिथेलियमी कहते हैं। घनाकार एपिथेलियमी वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती हैं। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है। यह एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियमी कहलाता है। अभी जो हमने देखा ये सभी उपकला ऊतक के ही प्रकार थे। उपकला ऊतक के ही विभिन्न रूप थे, जैसे कि सरल सल की एपिथेलियमी, अस्तरित सल की एपिथेलियमी ऊतक और घनाकार, स्तंभाकार, पश्चमाभी और अस्तरित सल की एपिथेलियमी। ये सब किसके प्रकार थे? उपकला ऊतक के, यानी एपिथेलियमी ऊतक के प्रकार थे। अब हम देखते हैं संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय धात्री अर्थात मैट्रिक्स में धसी होती हैं। फिगर 6.10 में जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये है आपका फिगर, आप देख सकते हैं 6.10, ये है आपका फिगर। ए में विभिन्न रक्त कणिकाएं दी गई हैं, बी में संहत अस्थि दिखाई गई है, सी में कचाभ उपास्थि दिखाई गई है और डी में वसामय ऊतक और ई में एरियोलर ऊतक दिखाए गए हैं। ये विभिन्न संयोजी ऊतकों के प्रकार आपको इस फिगर में दिखाए गए हैं। यह अधात्री जैली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। यहाँ एक्टिविटी 6.4 दिया गया है। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। आगे है अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। संयोजी ऊतक में ही, तरल संयोजी ऊतक में हमने क्या देखा? रक्त को देखा। अब हम अस्थि को देख रहे हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। अस्थि की आधात्री, कठोर आधात्री किससे बनी होती है? कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं से जुड़ी होती हैं और स्नायु अस्थि से
अस्थिबंधन तंतु होते हैं, मतलब दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। कौन? स्नायु ऊतक। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है, टेंडन है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थियों से अस्थियों को कौन जोड़ता है? स्नायु जोड़ता है। और अस्थियों से मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ती है। और ये सब क्या है? संयोजी ऊतक के अस्थियां, स्नायु तथा कंडरा। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दोनों ऊतक किस प्रकार भिन्न है। एरियोलर संयोजी ऊतक, अभी हमने देखा, ऊपर भी हम संयोजी ऊतकों के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे तरल संयोजी ऊतक में रक्त को देखा और संयोजी ऊतक में ही हमने अस्थि को देखा, कंडरा को देखा, स्नायु को देखा। अब आगे हम देख रहे हैं एरियोलर संयोजी ऊतक, जो कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है? वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक, आप देखेंगे वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है, मतलब इसमें वसा होने के कारण यह ऊष्मा का कुचालक भी होता है और ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। आगे है, अभी हम संयोजी ऊतक देख रहे थे, अब है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के बारे में देखते हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा मसल फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। मतलब हमारा शरीर, हम गति कैसे करते हैं? पेशी ऊतक के कारण, जिसके संकुचन और प्रसार से हम गति कर पाते हैं। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, और कुछ को हम अपने इच्छानुसार गति नहीं करा सकेंगे, उन्हें हम अनैच्छिक पेशी कहेंगे। आगे देखते हैं, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जैसे कि फिगर 6.11A में दिखाया गया है आपको ऊपर। आगे है, इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। मतलब ऐच्छिक पेशी को ही क्या कहा जाता है? कंकाल पेशी कहा जाता है। और इनको रेखित पेशी भी कहा जाता है। क्यों? अभी पहले देखते हैं। क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए इनको कंकाल पेशी कहते हैं, तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभी यानी बहुकेंद्रीय होती हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। आहार नली में ऐच्छिक पेशी की विशेषताएं हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार नहीं करा सकते, इनकी गति को नहीं करा सकते। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां, जो कि फिगर 6.11B में है, अर्थात अनैच्छिक पेशियां। चिकनी पेशियों को क्या कहेंगे? अनैच्छिक पेशियां। इनकी गति को नियंत्रित करते हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाई जाती हैं। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है। नीचे फिगर आपको दिखाया गया है, तुर्क रूपी होता है, स्पिंडल शेप होता है। ये एक केंद्र की होती हैं। इनको
अरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम अरेखित क्यों है? क्योंकि इनको सूक्ष्मदर्शी से देखने पे इनमें रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक यानी हृदय पेशी भी कहा जाता है, जो कि फिगर 6.11C में है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। आपको फिगर में दिखा देते हैं। इन पेशियों का फिगर जो दिखाया गया है ये है। आपको फिगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका ए है, जिसे हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जिनमें रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, इसलिए रेखित पेशी भी कहते हैं। आपको यहाँ पे कार्डियक दिखाया गया है, ये जो कि हृदय पेशी भी कहलाता है, और ये बी है, और ये आपको अनैच्छिक पेशियां दिखाई गई हैं। आगे है तंत्रिका पेशी। यहाँ एक क्रियाकलाप 6.5 दिया गया है। विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। जैसा कि ऊपर बताया गया कि हृदय पेशी एक केंद्रिक होता है, उनका आकार कैसा होता है, शाखा युक्त होती हैं, उन्हीं को आपको लिखना है। आगे है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के बारे में देख लेते हैं। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा बहुकोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं, जो कि फिगर 6.12 में आपको दिखाया गया है। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक्सॉन जो तंत्रिकाक्ष कहलाता है, तथा बहुत सारे छोटे शाखा वाले प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। आगे है, ये आपको 6.12 दिखाया गया है। न्यूरॉन का फिगर दिखाया गया है, जो कि तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। ये भी पूछा जा सकता है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। आगे है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 ऊतक टिश्यूज। आगे देखते हैं हमने चैप्टर में क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे के ऊतक, पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक। नेक्स्ट पॉइंट, विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक से बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। ये थे पादप ऊतक, ये है जंतु ऊतक दिया गया। एपिथेलियमी, पेशीय, संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और आकार के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि एरियोलर ऊतक, एडिपोज जिसे हम वशीय ऊतक, वसामय ऊतक भी कहते हैं, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डियक जिसे हृदय पेशी भी कहते हैं। रेखित को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, आरेखित को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इसको आरेखित को चिकनी पेशी भी कहते हैं, रेखित को कंकाल पेशी भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 ऊतक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।